जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान एक नाम जो आपको लगातार सुनने को मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, कुछ लोग उन पर हमला कर रहे हैं लेकिन उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद साहब मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो क्यों इतने बड़े अपने आप में एक इशू बन गए हैं चुनाव के दौरान। इंजीनियर राशिद साहब, आप अपने आप में भी एक इशू हैं इस चुनाव में, क्योंकि आपको सपोर्ट जहां एक तरफ मिल रहा है वहीं आप पर लगातार हमले हो रहे हैं। आपको ही मुद्दा बना लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आप यहां पर एक एजेंडा के तहत हैं और आप वोट काटने के लिए हैं दरअसल मैदान में। पहली बात यह है कि जब कोई ऊपर जाता है तो the more you climb, the more they will try to pull you down. I have no issues. और इशू शायद इसलिए भी बन रहा हूँ because people see me part of the solution. जो जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने काफी ज्यादा मुसीबतें उठाई हैं, they see a solution in इंजीनियर रशीद, जो उनकी सफरिंग्स हैं, मिजरीज हैं। तो इसलिए जो लोग एक्सप्लॉइट करते थे आज तक, जिनका आपने कहा मेरे पॉलिटिकल विरोधी हैं, तो they see me in their perspective part of the problem, क्योंकि उनका 1 point एजेंडा है पावर। और फिर आपने जो कहा कि वो मुझे वोट काटने वाला दिख रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि क्या जम्मू कश्मीर उनके बाप दादाओं की जागीर है कि कोई राजनीति ना करे। लेट पीपल डिसाइड एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन द वर्डिक्ट। अब नैरेटिव देखिए कैसा बना रहे हैं ये लोग, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं जेल से इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, एक ही सीट पर, उसमें 18 असेंबली साइजमेंट्स थे। 18 में से 15 पर मैं पहले नंबर पर आया। उमर साहब 2.25 लाख वोटों से हार गए। पीडीपी को टोटल 28,000 वोट मिले, जबकि मुझे एक एक सिंगल साइजमेंट में 40,000 वोट मिले। मुझे 5 लाख वोट मिले, पीडीपी को 28,000 वोट मिले, और वो मुझे वोट कटर कह रहे हैं। ऐसा पूरे विश्व में, पूरे कंट्री में पहली बार हुआ होगा जो बंदा एमपी जीत बन गया, जिसने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जिसका बाप भी सीएम था, दादा भी सीएम था, जिसने कश्मीर की बर्बादी में बड़ा योगदान जिनका था, जो हार गए 2.25 लाख वोटों से, वो जीतने वाले को कह रहा है वोट कटर। जस्ट जी जी मैडम, जो 4.5 लाख वोटों से हार गई मेरे उसका कैंडिडेट, वो मुझे कह रही है वोट कटर। मतलब हर ऐसा हुआ कि 2 तो 5 होते हैं, नहीं 5 होते हैं, मैं कहता हूँ 5 होते हैं। लास्ट पॉइंट लोगों ने फैसला दिया है। एक ही जगह पे लड़ा, 15 सीटों पे आया, वो 3 जगह लड़े, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो लिहाजा मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। उनको डर सता रहा है और कुछ नहीं है। इंजीनियर रशीद साहब, आप खुद भी तो इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जिसे आप ये कह रहे हैं कि इसने लोगों को ठगा है। इस पॉलिटिकल सिस्टम का आप खुद भी तो एक हिस्सा थे, तो आप उस ठगी के फिर हिस्सेदार थे तब जब ठगी हो रही थी। तो अब आपको क्यों ये, अब आप हाइंडसाइट में कहते हैं कि वो सब ये कर रहे थे, पर यू योरसेल्फ वर अ पार्ट ऑफ इट। यस, पॉलिटिकल सिस्टम में होना और किसी पोजीशन पे होके फिर उसको कंट्रोल करना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मेरे पास एक लिमिटेड, एंड आई नेवर, मैं पावर को कभी पावर नहीं कहता, मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता हूँ। वर्ड पावर शुड नॉट बी देयर इन एनी सिनेरियो। सवाल ये है कि मैं एमएलए था एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जितनी मेरे पास ताकत थी एज एमएलए, वो मैंने इस चीज पर खर्च की कि वहाँ के लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे दूँ, उनके इश्यूज हल करूँ। अगर इन लोगों ने अच्छा किया होता, फिर मैं नौकरी छोड़कर, अच्छी नौकरी छोड़कर राजनीति में नहीं आया होता। फिर अगर उन्हें आगे अच्छा किया होता, आज ये नौबत नहीं होती कि उमर अब्दुल्ला को अपनी टोपी उतार के एक मामूली एमएलए बनने के लिए बैक करना पड़ रहा है गांधरबल में। आज वो 2 जगह इलेक्शन लड़ रहा है, फिर भी सिक्योर नहीं है। फिर जब आपने कहा मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं इस सिस्टम में, समझ लें आप, इस सिस्टम कहने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से इतना हॉलो हुआ है, इतना गंदा हुआ है कि इट नीड्स प्यूरिफिकेशन। मैं सिस्टम में घुसकर इसको प्यूरिफाई करना चाहता हूँ। इसीलिए 5.5 साल से जेल में हूँ। इसीलिए मैंने 11 साल मार खाई, सड़कों पर पुलिस की, आर्मी की, हर एक की, असेंबली के अंदर मार खाई, सच बात कहने के लिए। सिर्फ फर्क, इसमें फर्क बहुत अंदर है। मैं सिस्टम में हूँ, विद इन द सिस्टम फाइट करके। लेकिन ये प्यूरिफाई कैसे करेंगे आप? मैं उसमें आता हूँ, वो सिस्टम में लड़ता हूँ ताकि सिस्टम को प्यूरिफाई करें। वो सिस्टम की गंदगी में जाके चाहते हैं कि एक एक लोटा उसे उठा के खा ले, चाहे कुछ भी मिले। फिर आपने कहा मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए आज जैसे ही मैं जेल से 15 दिन की बेल मिली, मैंने लगभग 40 बंदे हमारे साथ जुड़े, जिनको हमने खड़ा किया। अगर एक इंजीनियर रशीद अकेला है, अकेला लड़ सकता है, अगर मेरे साथ 40-30 इंजीनियर शुरू रहेंगे, हम सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक होगा। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब, आप 34 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक जम्मू 33 यहाँ से, और आपका अलायंस है जमात, उस पर भी मैं आऊंगी, जमात के साथ अलायंस को लेकर क्या क्या चर्चाएं हैं। आपको क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आप जीतेंगे? आप मुझे नंबर अगर दे सकें या एक आइडिया दे सकें।
आइडिया मैं आपको इतना बता दूंगा कि जब रिजल्ट होगा तो सारे चौंक जाएंगे। कैसे? मतलब 33 की 33 सीटें जीत रहे हैं। कुछ मत कहिए। हाँ। फिर कल भैया ने कहे कि मोदी जी ने वहां से मिशन भेजी थी, इसके साथ कोई था। वेट कीजिए, कश्मीर के लोग बड़े पॉलिटिकली मैच्योर हैं। इन लोगों को इतना डराया गया पार्लियामेंट इलेक्शन में। अमित शाह जी खुद आए 15 तारीख को, 15 मई को, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, यहाँ आके फिर डायरेक्शन दे दी इनको, बाकी चीजें करा दी, मेरी पॉलिटिकल रैली सारी कैंसिल करवा दी। लेकिन फिर भी हम 2.25 लाख वोट से जीत गए। आज कश्मीरियों के आगे एक होप है, AIP। मुझे यकीन है कि जो NC के जो लोग हैं, बेसिक कैडर है, वो भी समझते हैं कि ये रशीद हमारी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे यकीन है कि NC के जो बेसिक कैडर हैं, वो भी खुफिया तरीके से, आज साइलेंट तरीके से साउथ कश्मीर में इस वक्त पोलिंग हो रही है। मुझे 100% विश्वास है NC के कारकुनों के बेटे भी, बेटियां भी, बहनें भी, बहू भी, मतलब आपके मुताबिक कि आपको ही वोट करें। क्योंकि साउथ कश्मीर को भी पता है, साउथ कश्मीर की मजबूरी है, इंजीनियर रशीद जरूरी है। पीपल ऑफ इंडिया हैव लेट मी डाउन, नोबडी स्पोक फॉर मी फॉर 5.5 years। कोई इंटेलेक्चुअल नहीं, कोई मीडिया नहीं आए, सारे मीडिया वाले आए अपनी माइक लेके कश्मीर में क्या हो रहा है। ये मोदी का नया कश्मीर नहीं है, ये हमारा नया कश्मीर बनेगा, हमारी टर्म्स और कंडीशन। नया कश्मीर होना चाहिए ना। मुद्दा ये है कि नया कश्मीर है, अगर लोग हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र में, लोग वोट कर रहे हैं, उन्हें लगता है वोट के जरिए ही बदलाव आएगा, पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये अपने आप में कश्मीर की जीत है, कश्मीर के लोगों की जीत है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी और मैं कोशिश चाहूंगी कि आप उसका स्पेसिफिक जवाब दें। आप ये कह रहे हैं कि आप प्योरीफाई करना चाहते हैं सिस्टम को, करेंगे कैसे? आपके पास जितने भी, आपके पास लेट्स से 10-12 जितने भी कैंडिडेट्स आपके जीत के आ जाएं, किसी के साथ तो सरकार बनानी पड़ेगी। किसके साथ सरकार बनाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? आप क्या किंग मेकर बनने के लिए हैं मैदान में? पहली बात यह है कि मेरे लिए सरकार बनाना जो है वो लास्ट प्रायोरिटी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना पॉलिटिकल पावर मिले, इतने लोग हमसे जुड़े, जिन्हें जो असेंबली में चुन के आए, ताकि ये बैटल कश्मीर से निकालकर हम दिल्ली में लड़ें। कश्मीर में सप्रेशन इतना ज्यादा है कि कोई फेसबुक पोस्ट डालता है, तिहाड़ जेल पहुंचता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं MP तो हूं ही, मेरे जितने भी MLA हैं, और आपने 10 कह के शायद मैं तो नहीं, आपकी अपनी राय 10, 12, 15, आप कह रहे हैं 33 हो गए। चलिए मुझे पूरी तो भी मेरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी MLA हमारे आएंगे अच्छी तादाद में आएंगे। हम सीधा यहाँ से फोकस करेंगे, दिल्ली जाके पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे, मोदी जी से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, कन्याकुमारी से लेके पूरा कर्नाटक, कश्मीर तक कहेंगे लोगों से कि हमारा दर्द सुन रहे हैं। मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ फिर सरकार बनाने के लिए भी राजी हो सकते हैं या नहीं? सरकार नहीं, बट कश्मीर के लोगों की समस्याएं बहुत है ना। हम तो कश्मीर में जगह जगह घूम रहे हैं। कश्मीर के लोगों की समस्या ये भी है ना कि सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, उनकी समस्या तो हर दिन की भी समस्या है। तो उनको वो सरकार भी तो चाहिए, उन्हें तो अपना प्रतिनिधि चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जिसके पास वो जा सकते हो, उससे सवाल कर सकते हो। तो आपको सरकार में तो आना पड़ेगा ना। फिर क्या करना है? आप किंग मेकर बनना चाहते हैं क्या? I will answer your question। आप बेसिकली मुझसे जो बुलवाना चाहती हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, वो हेडलाइन में आपको दूंगा नहीं, लेकिन इतना आपसे भी कहूंगा कि सरकार जो है वो हम ही बनाएंगे। अच्छा, एक बनाएंगे, बनवाएंगे, बनाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, प्रायोरिटी मेरे लिए सरकार बनाना मगर नहीं है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन माय आइडियोलॉजी, ऑन माय प्रिंसिपल्स, द लीस्ट आई कैन डू, हम एक बफर रहेंगे, बनाए सरकार जिसको बनानी है। हम एक चौकीदार की तरह उनको कहेंगे, जो मोदी जी चौकीदार कहते हैं ना, या कांग्रेस कहते चौकीदार चोर है, वो धोखा है। हम सचमुच के चौकीदार बन के दूर से कहेंगे कि यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। एक ऐसा फोर्स रहेंगे जो सबको, मतलब पावर में पार्टिसिपेशन भी नहीं करेंगे और पावर भी अपने पास रखेंगे, बाहर से खड़े होकर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, चलिए एक सवाल ये कि आपने जमात के साथ अलायंस किया और उसको लेकर भी सवाल हैं। एक सवाल ये कि जमात के साथ आपके बहुत डिफरेंसेस रहे हैं। आप जब जेल से बाहर आए, आपने कहा कि मेरे बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं बात करूंगा उनसे, और मैं जो बात करूंगा वो पर्सनल लेवल पर बात करूंगा। तो वो पर्सनल लेवल पर क्या बात हुई थी? कोई संदेश था आपके पास जो आप उनके पास लेकर आए, जिसके बाद अलायंस हुआ? पहली बात यह है कि हमने तब तक जमात से कोई बात नहीं की जब तक उनके जितने भी कैंडिडेट थे, उनके फॉर्म ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से एक्सेप्ट नहीं हुए। जब फॉर्म उनका एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद वो कोई मतलब अनलॉफुल बंदे नहीं रहे। ठीक है, ओके। बात उनसे सिर्फ इस कुछ चीजों को लेके हुई। एक, जमात जो हमारी उनसे बात हुई, हमारे लोगों की बात हुई, उन्होंने कैटेगरी के कहा कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम स्टोन बेल्टिंग के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि एक पीसफुल तरीके से तमाम स्टेक होल्डर बैठ के जम्मू कश्मीर में परमानेंट पीस के लिए, रेजोल्यूशन के लिए बात करें। दैट इज द सिंगल पॉइंट एजेंडा। जमात का बैन उठाना न उठाना, मुझे लगता है उसके लिए जमात को भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जमात
कई कंट्रीब्यूशन रही है, डिफरेंसेस उनके साथ है, मैंने खुल के कहा, मैं पर्दे के पीछे बात नहीं करता हूँ, मैंने कहा कि मुझे उनसे बातें करनी है, अपनी जगह करूंगा, एंड आई मीन माय वर्ड्स। तो वो बातें हमने उनसे की, उन्होंने भी कहा कि क्या बात हुई आपकी उनसे? वो थोड़ा मैं आपको सारा बता नहीं तो बताना चाहिए आपको, आप तो कह रहे हैं आप ट्रांसपेरेंट आदमी हैं, तो जमात के साथ क्या बात हुई, जमात के साथ क्या तय हुआ, वो क्या बात थी? बात मैं उसका क्रक्स में तो आपको पहले ही बताया हूँ, फिर बताता हूँ। क्रक्स उसका ये था कि कश्मीर में मार धाड़ बहुत हो चुकी है, यूथ को हमें ब्रीथिंग स्पेन देना है, उनका ख्याल रखना है, हम डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इशूज, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इनको साथ साथ चलाना पड़ेगा, लोगों को रिलीफ भी चाहिए, जीने का मौका भी चाहिए, बेटर फ्यूचर भी चाहिए, और साथ साथ जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है उनका भी हल निकालना है। एक पीसफुल कंडीसिव एटमॉस्फेयर में सरकार भी बने, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बने, और कश्मीर के मुद्दे पर पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए बात भी तो फिर है ना ये नया कश्मीर आपके मुताबिक? क्या हाँ, ये नया कश्मीर नया कश्मीर का रोड मैप है, या फाउंडेशन स्टोन है, पक्का बनेगा। तो क्या हो गया? फाउंडेशन स्टोन ले डाउन हो गया नए कश्मीर का, जिस तरह से लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं चुनाव में? आपको मैं शक लग रहा है, आप मुझे उमर साहब की, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके मुताबिक है ये नया कश्मीर? मैं जवाब दे रहा हूँ, उमर साहब की, मैडम की, या बाकी लोगों की, आप उनकी रैलियां भी देखें, हमारी रैलियां भी देखें, हमारी रैली में उनसे 3 गुना 4 गुना बंदे आते हैं, उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, उमर साहब चापर में भी घूमते हैं, सब कुछ है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हम छोटे से लोग हैं, तो लोग हमारे साथ। इल्जाम तो आप पर वो ये लगा रहे हैं कि आप दरअसल बी टीम हैं और आप प्लान बी का हिस्सा हैं, आपको जो पैसा मिल रहा है, आपके इतने सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, वो आपको पैसा भी मिल रहा है, ये तमाम इल्जाम आप पर लग रहे हैं, उन इल्जामों का क्या जवाब है? कैसे आप चुनाव लड़वा रहे थे लोग? मैं बताता हूँ, जब कोई किसी इलाके में कोई वारदात होती है, चोरी की, डाकाजनी की, मर्डर होता है, तो वहाँ का एसएचओ अंदाजे से बताता है कि इस तरह हुआ, इस बंदे को पकड़ो, उसको पकड़ो, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका जॉब भी होता है, या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो, अगर वो कुछ भी उनको पता ना हो तो भी कुछ तो कुछ निकाल देते हैं। यही हाल उमर साहब और मैडम का है। इसका मतलब क्या है? वो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं कि इसको पैसा इसने दिया, उसने दिया, ये दिया? इसका मतलब यह है कि वो इस बिजनेस में पहले इन्वॉल्व है, इस डर्टी खेल में, उनको सारा पैटर्न पता है, कैसे वहां से गंदा पैसा आता है, कैसे वहां से एजेंसी का पैसा आता है, कहाँ वहां से पॉलिटिकल पार्टियों का पैसा आता है। यू शुड आस्क देम कि क्या पैटर्न है, और वो जाके उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने बताया होगा, या जिन लोगों का उन्हें एक्सपीरियंस है। कमाल की बात है, इंजीनियर रशीद 5.5 साल जेल में रहा, वहां से 6 बजे छूटा, 6:30 मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्लीज, 4:30 बजे सुबह के मैं कश्मीर आया, 9 बजे बारामूला पहुंचा, तब से आज तक सारा पब्लिक डोमेन में है। गुनाहगारों में हूँ शामिल, कविता है, गुनाहगारों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। और लास्ट पॉइंट, आई विल नॉट बिलिटल माई सेल्फ, मैं अपना कद और अपनी कुर्बानी नीचा नहीं करना चाहता हूँ उनकी इन सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरी लड़ाई उनके एलिगेशन से बहुत बड़ी है। लेकिन आप पर तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत व्यक्तिगत, बहुत पर्सनल कमेंट्स किए हैं, बहुत पर्सनल हो गई है लड़ाई, जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला को या उमर अब्दुल्ला के लिए या महबूबा मुफ्ती के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये क्यों इस स्तर तक जा रहे हैं? अंदाजा लगाए ना, कश्मीर के महाराजा वो बने, मैं गरीब घर का बेटा, मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, कुछ किए बिना। फारूक अब्दुल्ला ने मकबूल भट्ट के साथ बंदूक उठाई थी ऐसे, और तिहाड़ में जाऊं, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान भी गई और तिहाड़ में जाऊं। महबूबा मुफ्ती ने, दुनिया मानती थी कि महबूबा मुफ्ती का जो वोट था वो खुदियत का वोट था, पीछे तब उनको लगा था कि हमारी रजिया सुल्ताना है, लेकिन ये तो नागपुर की नागर निकली, इसने डस लिया पूरे कश्मीर को। सुनिए ना, जेल तिहाड़ में जाऊं, मैं कभी पाकिस्तान देखा भी नहीं हूँ, कभी वहां से फोन कॉल रिसीव नहीं किया हूँ, तिहाड़ में जाऊं, ये उन लोगों से मिलते रहे, तिहाड़ में जाऊं, ये दे वांट टू ईट द केक एंड हैव इट टू। एक सफर मैं करूं 5.5 साल, मेरी सर्जरी आई, तिहाड़ में मैं मरूं, ये SIC में मजे लेते रहे, और फिर हम पर इल्जाम लगाए। मैं जेल से छूटा, अरविंद केजरीवाल को इसलिए व्यक्तिगत हुआ? नहीं, इसलिए व्यक्तिगत हम, नॉट इसलिए, मेरी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैं लोगों के लिए बंद हूं ना, मैं किस स्कीम में बंद हूँ। अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उसकी बेल हो गई, 6 महीने वो जेल में रहा, और इंजीनियर रशीद को कहते हैं कि 15 दिन की एंट्री बेल कैसे मिली। ये सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है, पावर पावर पावर। मुझे एक शब्द बताइए जो मैंने गलत कहा। आप पर गंभीर आरोप है, टेरर फंडिंग के आरोप हैं आपके ऊपर। मैटर इज इन द कोर्ट, आई कांट से एवरीथिंग। हाँ, मुझ पर कुछ प्रतिबंध है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो जो आपने कहा इनका क्या बोलते हैं, इनका उमर साहब का, मैडम का, मुझे पता है कौन सा हार्ड शब्द
हार्ड शब्द अगर मैं जबान से कहूँ उसे कोई मरेगा नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुझे सीधा तिहाड़ जेल भिजवा दिया। नरेंद्र मोदी जी इनसे मिले 370 हटने से पहले, मुझे भी बुलाया। डेट बताता हूँ, 17 जुलाई 2018 को मोदी जी मुझे घर ले गए, 1 घंटा 20 मिनट मेरे से बात की। क्या बात हुई? सुनिए ना, उसका क्रैक्स एंड पे ये था कि हमें 370 हटाना है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैंने कहा सर जो आप अच्छा करेंगे मैं आपके साथ हूँ। मुझे उस वक्त पता चला अगर मैं उनकी बात ना मानूं कुछ भी होगा। 5-8 महीने बाद हमें जेल में डाल दिया। ये लोग भी गए, फारूक साहब 370। आप ये कह रहे हैं कि 370 हटाएंगे, मैं इस पर आपके साथ हूँ, ये कहा आपने? क्या 370 हटाने पर आप उनके साथ हैं, ये आपने कहा? साथ होता फिर जेल में कहाँ जा रहा। उन्होंने जब कहा, उनका क्रैक्स था बात का कि 370 हटाना है, आप कश्मीर के लोग इसमें हमें साथ हैं। मैंने कहा आई कांट बी पार्टी टू दिस, मैं इस चीज के साथ नहीं हूँ। और उसी वक्त फाउंडेशन स्टोर लाया गया मेरे जेल भेजने का, तिहाड़ भेजने का। अब ये लोग कैसे इन्वॉल्व थे मैं आपको बताता हूँ। हाउ कैन ही से लाइक दिस उमर साहब, उनको मेरी बातें पसंद नहीं। 370 हटने से 4 दिन पहले फारूक साहब अपने 3 MPs के साथ मोदी जी से मिले। वहां से आके कश्मीर में ऐलान किया कि मोदी जी से हम मिले, कोई 370 हटेगा नहीं। 3 दिन गुजरे और 370 हट गया। या तो फारूक साहब नाकाबिल था, उसको पता नहीं चला, ही कुड नॉट रीड मोदी फेस, या फिर वो उसे मिला हुआ था। लेकिन अब साबित कैसे होगा मिला हुआ था या वो समझ नहीं पाया। तो ऐसे हुआ साबित। 3 दिन बाद उनको SKIC में रखा, 4 महीने का खर्चा आया 3 करोड़ 60 लाख। मेरे पास रिपोर्ट है हिंदू अखबार की, आप सर्च कर सकते हैं। और मुझे डाल दिया तिहाड़ में, जहाँ मैं सूखी रोटी के लिए तड़पता रहा। जेल में जाऊं, लेकिन और फिर अगर मैं कुछ उनको हार्ड शब्द लगता है, ये रेस्पेक्ट उनका है। लेकिन कश्मीरी की सफरिंग्स मेरे पर्सनल। अच्छा चलिए, ये मुझे बताइए, पर्सनल बैटल से बड़ी है तो चुनाव के बाद अगर ऐसी नौबत आएगी कि आपको उनके साथ जाना पड़े तो जाएंगे साथ? किन के साथ? किसी के भी साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस के साथ, PDP के साथ, उनके साथ काम करेंगे? ये आप उनसे पूछिए। जब 370 हटी उसके बाद जब वो छूट गए, महाराजे थे वो, गुपकार के शहजादे, जब छोड़ दिए गए उन्होंने वो गुपकार अलायंस बनाया। नहीं ये तो सीधा सवाल है ना, जाएंगे या नहीं? सीधा ही बताता हूँ। मैं तो तब तक तो मैं गद्दार नहीं था, तब तक बीजेपी की टीम नहीं था ना जब मैं तिहाड़ था। अब बन गया, सिर्फ इलेक्शन आ गया, इलेक्शन नहीं होता फिर मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी था। फिर ये भी बाहर अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन में कहते बेचारा मर गया तिहाड़ में। ओनली MLA 47 से आज तक जो तिहाड़ भेजा गया 5 साल। उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया, हमारी AIP को बुलाया नहीं। DDC इलेक्शन इकट्ठे लड़े, हमें बुलाया नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन आया, उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा कि काश मुझे पहले पता होता, मैं लड़ता ही नहीं। जब मैं जीत गया, क्या इस्लामिस्ट तो रेडिकल्स की जीत है। सवाल ये है, अगर ये लोग हमारा नाम लेने से डर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो मेरे साथ अलायंस के लिए तैयार है? जाके आज भी कह दो। उनको डर है कि अगर इसकी तरफ देखा भी हमारी मंजिल तैयार होगी। इन्हें पता है कि इंजीनियर शीट जो भी कहता है 99.99% सही कह रहा है। तो वो सिर्फ लोगों में एक मिसकंसेप्ट क्रिएट करने के लिए मुझे बदनाम करने के ऐसा कह रहे हैं। ठीक है इंजीनियर रशीद साहब, प्लीज सवाल किल हो जाएगा, जवाब इंपॉर्टेंट है। वो मेरे से हाथ मिलाने से डरेंगे। उन्हें पता है सिंसियरली कश्मीरियों के लिए बात कर रहे हैं। आज नहीं नौकरी छोड़ने से पहले भी, इसलिए मेरा डर था नौकरी छोड़ी। और जब वो कह रहे हैं वो दिल्ली की कंदन से दिन को मेरे साथ, शाम को फारूक साहब, दौलत जी तो उनके बड़े दोस्त हैं, दुनिया को पता है। वो दौलत से दिन में 50 बार मिले, वो एजेंट नहीं है और मैं एजेंट हूँ। मेरे खुदा, मेरी बातों से उनको नहीं, लेकिन आप अगर ऐसे आउटकास्ट रहेंगे तो फिर सुनिए ना, उनको आज तक किसी ने आईना शीशा दिखाया नहीं। आपने दिखाया, मिरर दिखा रहा है, उनको मिर्ची लग रही है ना, वो तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कश्मीर में 1 लाख लोग मरे, लगे मिर्ची इनको, मेरा बस चले। मैं इनको तिहाड़ नहीं किसी और जेल में ऐसी जगह भेजता, गोतरमा में भेजता, फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, जहाँ से वापस ही नहीं आती। इन्होंने कश्मीर को जलील किया, दिल्ली को भी धोखा दिया, कश्मीरियों को भी धोखा दिया, पाकिस्तान को भी धोखा दिया, सिर्फ अपने पावर में रहने के लिए। ये बताइए इंजीनियर रशीद का प्लान क्या है कश्मीर के लिए? क्योंकि कश्मीर के लोगों को तो बदलाव की बात वो कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए। आपका क्या है मिनिमम एजेंडा, क्या है जिस पर आप मिनिमम? मेरा मेन है कि यूथ एक फ्री एनवायरनमेंट में एजुकेशन पे फोकस करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर आपने देखा होगा मैं 3 चीजें हर जगह कहता हूँ, आज नहीं पहले से। पहली चीज यूथ से ये कि आप स्टोन पेल्टिंग, बंदूक, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। हमें इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। ठीक है, आपका काज लेजिटिमेट हो सकता है, लेकिन आपका तरीका आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। एक दूसरा मेरा मैसेज यूथ के लिए है, जो मेरा विजन है, कि जब तक आप कम से कम ग्रेजुएशन न करें तब तक आप पॉलिटिक्स में टांग अपनी ना अड़ाएं। तीसरी बात यह है कि अगर मैं MLA बना, MP बना, कुछ बना, ये मेरा काम है कि यूथ की एस्पिरेशंस को वॉइस देना, ताकि उसको ये न लगे कि आई एम अनरिप्रेजेंटेड। चौथा मेरा विजन है कि एक ऐसी सरकार बनाए, एक ऐसा सिस्टम आए जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो,
नेपोटिज्म ना हो, और लोगों को भी अपने राइट्स की तो बात, यहाँ फ्री भी दी जाती है, चावल फ्री, मोबाइल फ्री, राशन फ्री, दीदी वो के अकाउंट है 1000, ये अकाउंट, अरे ये देश भिखारियों का देश बन गया है। मेरा ये विजन है कि लोगों को अधिकारों की बात तो सब करते हैं, हाँ। लेकिन ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता। उन्हें ड्यूटीज लेट मी रिमेंबर पीपल ऑफ देयर ड्यूटीज। अगर आप मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे, मैंने कहीं नहीं लिखा कि बिजली फीस मैं फ्री दूंगा, मैंने लिखा है कि, और मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि मेरा विजन ये है कि लोग अपने राइट्स मांगते वक्त अपने अधिकारों का भी ख्याल रखें। ये पूरे कंट्री में पहला ऐसा मैनिफेस्टो होगा जहां किसी पॉलिटिशियन ने इतनी जरूरत की कि वो लोगों से कहेगा, आप पहले, अगर मैं पावर में आया, मैं आपसे आपके राइट्स याद करा दूंगा, आपकी ड्यूटीज याद करा दूंगा। आप देखिए इतनी सारी ड्यूटीज की बात कर रहे हैं कि ये ड्यूटीज आप याद दिलाएंगे, आपका एक ये कॉमन प्रोग्राम है या आपका एक कॉमन एजेंडा है जो आप चाहेंगे कि आप इसे हासिल करें। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि जो आप बात करते हैं, जो इंजीनियर रशीद बात करते हैं, जो जिनका वो साथ ले रहे हैं, अब जमात का साथ ले रहे हैं इंजीनियर रशीद खुद भी, आप ये कह रहे हैं युवाओं के लिए, लेकिन आप जिस सेंटिमेंट को हवा दे रहे हैं वो सेंटिमेंट दरअसल जम्मू कश्मीर को पीछे ले जाएगा। जो तरक्की हुई है या जहां आगे बढ़ा है या जो हम अभी शांति देख रहे हैं या जो पीस देख रहे हैं, वो उसमें पीछे लेकर जाएगा। आप वो उस सेंटिमेंट को, अलगाववाद वाले सेंटिमेंट को हवा देते हैं। अलगाववाद का हवा, हम इतना ही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए रिजॉल्व कीजिए। जब मैं रेजोल्यूशन की बात करता हूँ, मैं थोड़ा कहता हूँ आप उठा के पाकिस्तान को दीजिए। मैंने अगर एक मेरी ऐसी कमेंट दिखाएं या आप आज़ादी दीजिए, मैं इतना ही कहता हूँ कश्मीर के लोगों से मिल बैठ कर, POK भी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी खुद कहते हैं POK के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। सो वायर इज द रोड मैप। क्लेम तो मैं भी कर सकता हूँ बहुत बड़ी, लेकिन रोड मैप होना चाहिए ना। या तो मोदी जी कोई अपना हल दिखा दें, लेटर डिस्कस, अगर उनका हल अच्छा था, रोड मैप अच्छा था, एक्सेप्टेबल था सबके लिए, आई हैव नो इश्यूज। अगर वो नहीं था, फिर हमारी बात सुने। क्या है रोड मैप आपका? लोगों से पूछा जाए। अगर क्लेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि POK के लोग भी हमारे साथ हैं, कश्मीर में शांति है, सारे लोग अब हिंदुस्तान के साथ फिट हैं, कोई इश्यूज नहीं है, तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं चैलेंज करें कि लोगों से पूछ कर ही बताया जाए कि लोग क्या चाहते हैं। नहीं तो लोग तो वोट कर रहे हैं ना। ये तो ये मैं कहता हूँ लार्जर इशू 47 से आज तक जिसको कश्मीर इशू। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद का क्या पक्ष है इसमें? क्या होनी चाहिए बात? क्योंकि सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि बात नहीं हो सकती, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद का क्या पक्ष है? बीजेपी से मैं इतनी गुजारिश करूंगा, आप राम राज की बात करते हैं, थोड़ा सच भी बोला कीजिए, राम जी नाराज हो जाएंगे। ये दुनिया को पता है बीजेपी पाकिस्तान से बात करती है, इधर कहते हैं आतंकवाद से बात नहीं करेंगे। लेकिन जब तालिबान के साथ दोहा में अमेरिका बात कर रहा था, तो ऑप्शन ये था कि जो हमारी सरकार थी वो उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन चाहती थी। यूक्रेन में काफी हमारे देश के शहरी जो थे वो लड़ रहे थे। तो सवाल ये है, बीजेपी लैक्स कंसिस्टेंसी, बीजेपी लोगों को धोखा देना चाहती है। पर्दे के पीछे आज भी वो बातचीत कि हम अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर बने और हम वो बातचीत करें, वो अलग बात है। पाकिस्तान के साथ नहीं, अफगानिस्तान में भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट है, भारत अगर वहां पर स्टेक होल्डर रहना चाहता है किसी भी बातचीत में, वो एक अलग मुद्दा है ना। बट पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करना या आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करना अलग मुद्दा है। आई एग्री विद यू, लेकिन भारत कहता है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कल तक तालिबान को टेररिस्ट कहते थे, आज बातचीत क्या हो? हाँ ठीक, गॉट इट। मैं तो आपसे सीधा पूछ रही हूं, आपका स्टैंड क्या है इस पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन। अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया और अच्छी बात है, आप भी गवाह हैं। आप इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में कश्मीरी को क्यों मार रहे हैं? आपसे प्रश्न, उनसे प्रश्न। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में अमित शाह जी ने कहा कि 6500 मिलिटेंट को उन्होंने सरेंडर करवाया, अच्छी बात है। अगर वो नागालैंड में बात कर सकते हैं तो कश्मीर में वो अपने लोगों से बात क्यों नहीं कर सकते? अगर अपने लोग थे तो यहाँ वाजपेयी के टाइम में इसी बीजेपी सरकार ने 5 मिलिटेंट कमांडर से बात की, तब वो अलगाववाद नहीं था। हम कहते हैं बात करो, मामला खत्म। नहीं, मैं आप हवा कहाँ, ये हवा देना कहाँ हुआ? नहीं, लोगों से, कश्मीर के लोगों से बात क्यों नहीं होनी चाहिए? कश्मीर के लोगों को तो ये कहा जा रहा है ना कि आप पार्टिसिपेशन करें, बातचीत करें। आपसे ही आप कह रहे हैं कि 1 घंटा बात की, ऐसे तमाम लोगों से बात की ना, बात तो की। आप ये कह रहे हैं बात ही नहीं कर रहे, बात तो सब स्टेक होल्डर से की जा रही है। मैं ये नहीं, मैं आपसे जो पूछ रही थी आप उस पर आप नहीं आए कि पाकिस्तान से आपको क्या लगता है कि कश्मीर को लेकर, हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है, बीजेपी का कहना है, आपका क्या पक्ष? आपका क्या पक्ष? आपने नहीं, प्लीज, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, मेरे से भी 1 घंटा 20 मिनट बात की। फर्क देखिए क्या है, एक आदमी एक बकरे को लाता है, उसको रस्सी बांधता है, एक लेता है उसको घास खिलाने के लिए, इसमें बकरे का फायदा है। दूसरा रस्सी बांध के उसको लेता है स्लाटर करने के लिए।
वही मेरे से बातचीत की, लेकिन इसलिए मुझे तिहाड़ भेजने के लिए। अगर बात करते कश्मीर मसले का समाधान क्या है, फर्क है। फिर आपने पाकिस्तान की जहाँ तक बात की, वो स्टेट का मामला है, इंडिया और पाकिस्तान का। आई एम नोबडी टू एडवाइस, लेकिन ड्यूरेबल पीस के लिए मर तो हम कश्मीर के लोग नहीं। जम्मू में आप खुद माने मिलिटेंट से, अच्छा, लिहाजा और फिर टेररिज्म की बात, हमें क्या पता, बॉर्डर पे आपकी फौज, पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते, हमें तो घरों से भी बाहर नहीं निकलने देते। आप अगर टेररिज्म ही मसला है, हम कहते हैं पाकिस्तान से बात करके उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करा दो, शांति, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रेवयार्ड की शांति नहीं, एक ऐसी शांति जिसमें अगर जम्मू कश्मीर के फाइनल सेटलमेंट के बाद पूरा J&K इंडिया के साथ भी आता है, लोगों की मर्जी से, इच्छा से, तो पीस आएगा। वी विल बी एज प्राउड इंडियंस एज पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर आप ताकत के बल पर, दबाव के बल पर हमें यहाँ पर खामोश कराना चाहते हैं, ऐसा होगा।